सुबह 8 बजे मेट्रो स्टेशन पर उस भीड़ भाड़ वाले माहौल में सीढ़ियों के किनारे सूरज अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा था। उसी समय सुशील आता है और सूरज के कांधे पर हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार सूरज, तूने तो हद ही कर दी है। तेरी शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तू फिर से ऑफिस जा रहा है। यार पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी ऊटी या मसूरी दिखा, घूम फिर मौज कर। सुशील बोला जा रहा था, लेकिन सूरज था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। वह अपने आप में ही गुम था। यह देखकर सुशील ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है ना? तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? सूरज तब भी चुपचाप था। यह देखकर सुशील ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना? और भाभी भी? यार तो बोलता क्यों नहीं? घर में सब ठीक तो है ना? सूरज ने गहरी सांसें लेकर सर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। नीता मेरे जैसी नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती, उसका रहन सहन, उसका स्वभाव सब गांव वाला है। यार हमेशा धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, हमेशा प्रार्थना पूजा करना, यार ये भी कोई जिंदगी है? 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ, गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। पूरी जिंदगी कैसे उसके साथ बिताऊंगा? मेरी तो जैसे जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। सुशील ने कहा, ठीक है ना, बहुत लोग ज्यादा ही पूजा पाठ करते हैं, तुम भी तो धार्मिक हो, इसमें गलत क्या है? हाँ हो तो सही, लेकिन हम लोग दिन में एक बार पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, या हर समय ज्ञान की बातें और यह सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी सत्संग में हूँ। सुशील ने दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे, भाभी को नहीं है, बंगलौर में सब कुछ सीख जाएंगे, उन्हें थोड़ा घुमा फिरा बंगलौर दिखा। सूरज ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस चलते हैं, देर हो रही है, नहीं तो बास की डॉट खानी पड़ेगी। आज सूरज और नीता की शादी को 5 माह हो चुके थे, लेकिन सूरज अलग कमरे में सोता और किसी भी तरह नीता के सामने नहीं आना चाहता, हमेशा नीता से दूरी बना के रखता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक जरूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज का बहाना हो गया था। नीता जब भी पानी या चाय देती, सूरज उसे ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श ना हो जाए। नीता हर वो प्रयास करती कि कैसे वो सूरज को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती, यूट्यूब से देख देख कर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती ताकि सूरज खुश हो जाए। आज शाम सूरज गाजर का हलवा खाते हुए जोर जोर से आपे के किसी व्यक्ति से बात कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे घर में कम से कम शांति से खाना खाया कर, आप इसको घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत सूरज ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो सूरज की जैसे सांप सूख गया। वह चुपचाप अपना फोन लेकर हाल की ओर चला गया और अपनी फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाजा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि सूरज बचपन से जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि सूरज और नीता को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नीता से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में नीता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि नीता ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, और उसी शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे, बिटिया अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। नीता अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन सूरज का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो सूरज के लिए बोझ है। नीता ने ठान लिया कि अब वो ज्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस बारे में सूरज से खुल के बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वह
एक ऐसे गुनाह की सजा सह रही है जो उसने कभी की ही नहीं है। वो ऐसा सोच ही रही थी कि सूरज ने चिल्लाया, माँ आप इसका टिफिन लगा दिया क्या? नीता ने टिफिन उठाकर सूरज की ओर बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही सूरज ने टिफिन का हैंडल पकड़ा, नीता ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ाओ। सूरज कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके देखता हूँ। नीता की ये बातें जैसे सूरज के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वो सोच रहा था, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों यह सब कुछ हो रहा है। नीता सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों? जो भी हो, अंदर से कहीं लग रहा है चलो अच्छा है, भला टले, वो अपने घर चली जाएगी। कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करवा लूंगा। वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आजाद। वह इस उधेड़ बुन में पूरा दिन कुछ काम ना कर सका और टिफिन भी खाना भूल गया। वह जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा, माँ सीढ़ियों से गिर गई। उनके सिर पर बहुत तेज लगा है, सिर से खून बह रहा था। नीता ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए, माँ का बहुत ज्यादा खून बह गया है। सूरज ने तुरंत ओला से टैक्सी मंगाकर वह माँ को अस्पताल लेके पहुंचा। पूरे रास्ते नीता माँ को संभालते रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया कि माँ के सिर में खून जम गया है, जिसका ऑपरेशन जल्दी ही कराना बहुत जरूरी है। सूरज के पूछने पर डॉक्टर ने बताया 4 से 5 लाख की जरूरत पड़ेगी और उसके पास केवल एक ही दिन है पैसे का इंतजाम करने के लिए। डॉक्टर ने अभी मरहम पट्टी करके दवा दे दी थी। डॉक्टर ने बोला कि ज्यादा लेट करेंगे तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। यह सुनकर सूरज के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे और सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था, दोस्तों को पार्टी देने में उसकी सारी जमा पूंजी भी चली गई थी। लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिससे भी हो सकता था फोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फोन रख दिया। उसने ऑफिस में फोन किया, वहां से भी मालिक ने कहा, देखो सूरज, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और तुम पहले भी एडवांस ले चुके हो, सॉरी, अभी हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। सूरज पूरे 2 दिन तक पैसों के इंतजाम में जहां जा सकता था वहां गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए, यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बस। यदि ऑपरेशन हो तो कहीं ना कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर मुझे 2 से 3 दिन का और वक्त दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सूरज रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऊपर वाले ने तुम्हें अपनी इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुका दिया है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और वो खतरे से बाहर है, वो अब बातें भी कर सकती है, आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। सूरज को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और लेडीज वार्ड में माँ के पास पहुंचा तो देखा माँ बिस्तर में पीछे टिकी हुए बैठी है और नीता उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही थी। सूरज को आज अपना कद नीता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो तुम? तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या? इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात ईश्वर से प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। सूरज नीता से नजरें नहीं मिला पा रहा था।
फिर भी नीचे देखते हुए बोला, नीता, कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का? नीता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसा जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे, और कुछ जेवर थे उन्हें बेचकर। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोला, बेटा, ये मेरी बेटी से बढ़कर। और नीता का हाथ सूरज के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुद देखना चाहती हूँ। सूरज की आंखों में पश्चाताप के आंसू नीता के हाथों में गिर रहे थे। दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोया। ये खुशी के आंसू थे।